राजनाथ सिंह जी के पास भी हम लोग गए थे और वहाँ से भी आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ हमें नहीं मिला है। और लिखित में भी वो बोले थे कि आपकी पेंडिंग भर्ती जल्दी पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। अब कैसे तो लड़की की शादी होगी और कैसे परिवार चलेगा? सरकार ने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ, फिलहाल 5 से 6 साल तैयारी किया था सर। और घर वालों ने सर कर्जा लेकर मुझे एकेडमी में पढ़ाने के लिए भेजा था और सर आज बहुत दुख है सर, घर वाले ने मुझे कर्जा देकर आज कर्जा भी पूरा नहीं चुका पाए हैं सर। हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं सर, हमारी क्या गलती थी, क्या कसूर था हमारा, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो सर हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। और हम कम से कम 1 महीने से दिल्ली में इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं। लगभग सर हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सभी युवा। इसमें एक परिवार नहीं सर, 1.5 लाख परिवार लगभग आज मतलब इससे पीड़ित है। कि ये अग्निवीर योजना लाते हैं और जो पुराने हमने सब कुछ क्लियर कर चुके थे, उसके आते ही हमारी पुरानी भर्तियाँ सभी कैंसिल कर दी जाती है। देश का एक युवा डिफेंस फोर्सेस में क्यों जाना चाहता है? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है, दूसरा वो देश की सेवा करना चाहता है। और देश की सरकारें हर बार बीते कई सालों से इस सपने को चकनाचूर करती आई हैं। पहले एग्ज़ाम करवा लिया जाता है, कई बार तो एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं, मेडिकल क्लियर हो जाता है, फिज़िकली फ़िट हो जाते हैं, तमाम एग्ज़ाम पास कर लिए जाते हैं, जॉइनिंग का लेटर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में आके कह दिया जाता है कि अब आपको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। ये सरकार का इन युवाओं को दिया हुआ सबसे बड़ा धोखा है। पूरी ज़िंदगी की मेहनत, लंबी तैयारी, 2-2 साल, जब सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर आप सड़कों पे देखेंगे तो वो युवा दौड़ते हुए नज़र आएंगे जो इस देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, जो आपको चैन की नींद देना चाहते हैं, लेकिन सरकारें वो उनको ऐसा नहीं करने देना चाहती। ये एक नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, इसमें लिखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है, पेंडिंग एग्ज़ाम है, वो जल्दी ही करवाया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन में जब हमने इस नोटिफिकेशन के बारे में छात्रों से बात की तो वो कह रहे थे कि लंबे समय से यही नोटिफिकेशन आ रहा है, बस तारीखें बदलती जा रही हैं। तारीख पर तारीख केवल अदालतों में नहीं, सरकारी नोटिफिकेशन में भी होती हैं, जहां नौकरी का इंतज़ार करते रह जाते हैं बच्चे, लेकिन कोई जवाब सामने नहीं आता, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। 2019 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है, आज हम 2023 में खड़े हैं, 2023 भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इन बच्चों के हाथ में जॉइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है। यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो कि डिफेंस की तैयारी कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को लंबे समय से अपनी सारी जमा पूंजी लगा कर तैयारी करवा रहे थे। वो आज दिल्ली आए हैं और अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। 2 दिन उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया, राहुल गांधी तक से मिले, और इनके हाथ में आज भी कुछ नहीं। इन्हीं से जानेंगे इनकी आप बीती क्या है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ सर। कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ और हम सभी युवा पैदल यात्रा करके दिल्ली तक आए, चंपारण से दिल्ली। हाँ सर हमने 2021 में आर्मी की सारी प्रक्रिया पास कर ली थी सर। हमारा ज्वाइनिंग और एग्ज़ाम बचा हुआ था, एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। लगभग हमने सारी प्रक्रिया अपनी ईमानदारी पूर्वक करी, तो सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है हमें ईमानदारी पूर्वक भर्ती करना, ज्वाइन कराना। सर लगभग 1.5 लाख ऐसे युवा है जो सभी प्रक्रिया पास कर चुका है और 8,000 ऐसे युवा एयरफोर्स का है जो जिनका डिस्पैच होना बाकी है, ज्वाइन होना बाकी है। सबको एक तरह निरस्त कर दिया गया है, जिस वजह से हम सभी युवा काफ़ी परेशान हैं और हर तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी हमें न्याय नहीं मिल पाया। सर ये देखिए राजनाथ सिंह जी के पास भी हम लोग गए थे और वहाँ से भी आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ हमें नहीं मिला है। और लिखित में भी वो बोले थे कि आपकी पेंडिंग भर्ती जल्दी पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक मतलब पूरी नहीं की गई। अच्छा, ये चिट्ठी जो है 22 मार्च 2022 की है, ठीक है? जी सर। सर बताइए हम लोग कहाँ जाए, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हम लोग इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे सर, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। और सर इसके लिए लगभग 5-6 साल मेहनत किया था सर। दौड़ सर निकालना आसान नहीं है सर, जी जान लगाना पड़ता है सर। दौड़ निकालने के लिए जज्बा चाहिए सर, उसके लिए बहुत मेहनत किया था। मेहनत करने के बाद हमारा मेडिकल क्लियर हुआ, दौड़ क्लियर हुआ, फिर भी ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा
ये मतलब समझे होते तो हम लोग को ज्वाइन करा दिए रहते सर। लगभग सर हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सभी युवा, इसमें एक परिवार नहीं सर, 1.5 लाख परिवार लगभग आज मतलब इससे पीड़ित है। 1.5 लाख परिवार सर, समझिए 1.5 लाख परिवार में अगर 4 एक परिवार में, एक फैमिली में अगर 4 अगर लोग होंगे तो 1.5 से गुना कर दीजिए, 6 लाख लगभग लोग इससे पीड़ित है सर। और सर लगभग 5-6 बार हमारा भर्ती को पोस्टपोन किया गया। उस दौरान सर हमारा भर्ती जिस समय हुआ उस समय एज 21 साल था सर। और जब पोस्टपोन किया गया लगभग समझिए कि 2 साल तक इसको टाड़ा गया, किसी न किसी बहाना जैसे कोरोना और प्रशासनिक कारणों के द्वारा मतलब 2 साल तक टाड़ा गया। उस दौरान सर हमारा 2 साल एज बढ़ गया, 23 साल हो गया सर। अब तो सर हम लोग कहीं का नहीं रहे, कहाँ जाए सर, कोई डिफेंस में भी हम लोग जा नहीं सकते हैं सर। यही मामला है सर, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके लिए लगभग सर 66-67 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में सर। 35 दिन लगा सर बिहार से दिल्ली पैदल चल कर आने में। अभी तक सर कोई न्याय नहीं मिल पाया सर। कब चले थे बिहार से? 24 अक्टूबर को चला था सर, और 27 नवंबर को दिल्ली पहुंचा। और 30 को प्रोटेस्ट था जंतर मंतर, 30 को था और 1 को था और 2 दिसंबर को भी था। लेकिन सर हमें परमिशन नहीं मिला, जिस वजह से हम लोग भटकते रहे। लगभग फिर आज से 2 दिन पहले परमिशन मिला था, 2 दिन प्रोटेस्ट करके देख लिया, अभी भी मतलब कोई न्याय नहीं मिल पाया सर। जो आपने ज्ञापन भेजा उसका कोई जवाब है अभी तक? कोई जवाब नहीं मिला है सर। उसका टोटल रसीद मतलब ये रखा हूँ सर, अभी तो 3-3, 4-4 ज्ञापन दे चुका हूँ। ये फर्स्ट वाला है सर। और ये तमाम ज्ञापन इन्होंने सरकार को दिए हैं, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली के जंतर मंतर तमाम रोज़ाना दहाई की संख्या में ज्ञापन जाते हैं, लेकिन कितनों का जवाब आता है ये आप उतना ही समझ सकते हैं कि भाई सरकार ने सुनना ही बंद कर दिया तो जवाब क्या देगी। जी, जब से सर भर्ती रद्द हुआ है सर, लगभग समझिए 1.5 लाख जो भी 1.5 लाख युवा इससे पीड़ित है, वो ना तो सही से खा पा रहा है ना चैन से सो पा रहा है। क्योंकि सर अगर जो फौज में जाता है ना, वो केवल फौज के बारे में ही सोचता है और मतलब पूरा जी जान लगाकर मेहनत करता है सर, और उसके सपनों को चंद पल भर में तोड़ दिया गया सर। तो सर काफ़ी पीड़ित है इससे युवा। अच्छा, तो आप कितने साल के हो गए हैं अब? सर मेरा 23 साल एज हो गया सर। 23 साल एज हो गया। अच्छा, कब तक जा सकते हैं फिर आर्मी में? सर अभी तो 21 साल कर दिया गया है सर। हाँ, बिल्कुल 21 साल कर दिया तो अब आप नहीं जा पाएंगे वापस कभी यार? पहले ऑलरेडी हमारा क्लियर है, उसे तो भर्ती करा नहीं रहा है, तो फिर दूसरा हम क्या सोचे सर? जो पहले हमारा क्लियर है उसे तो भर्ती करा नहीं रहा है लोग, तो फिर दूसरा कैसे सोचे सर? और उसमें भी ओवर एज हो चुके हैं। अब ओवर एज हो चुके हैं, अब आप मतलब आप अग्निवीर तक में नहीं जा सकते हैं अब? सर आप खुद ही सोचिए, मतलब सारी प्रक्रिया पास करने के बावजूद भी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो फिर दूसरा कैसे सोच सकते हैं सर? लगभग सर 3 से 4 बार राजनाथ सिंह जी के पास हम लोग जा चुके हैं सर, लेकिन किसी भी तरह का कोई मतलब वहाँ से रिप्लाई नहीं आ पाया कि आपकी भर्ती करा दी जाएगी या ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। हमें बस टाला जा रहा है, बार बार टाला जा रहा है। कहाँ जाए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा जी सर, एयरफोर्स वाले हैं, ये भी काफ़ी दिन से हमारे साथ परेशान है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम कुमार है सर। शिवम कुमार, आपने एयरफोर्स में अप्लाई किया था? जी सर 9 दिसंबर 2019 में सर नोटिफिकेशन आया था एयरफोर्स का। तो सर उसका एग्ज़ाम मार्च 2020 में होना था, जो कोविड की फर्स्ट वेव की वजह से नवंबर 2020 में पोस्टपोन होकर हुआ था। ठीक है। जिसका सर रिजल्ट दिसंबर 2020 में आया था, और फिजिकल हमने उसके लिए जनवरी में हमारा फिजिकल था, और फिर उस फिजिकल क्लियर करने के बाद फरवरी और मार्च में मेडिकल हुआ था सर। मेडिकल क्लियर करने के बाद सर 31 मई को हमारी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी, जिसमें फिट और अनफिट जो बच्चे होते हैं उनकी पूरी लिस्ट होती है। ठीक है। उसमें सर लिखा था कि हमारी 10 जुलाई से हमारे ज्वाइनिंग लेटर आने लग जाएंगे, 10 जुलाई 2021 से। ठीक है। उसके बाद 10 जुलाई को भी एक फिर नोटिस आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से आपकी एनरोलमेंट लिस्ट बोलते हैं सर, उसको वो डिले की जाती है। फिर बाद में फिर कोविड के 3 बहाने आते हैं, कोविड की वजह से आपकी डिले हुई है। फिर सर 6 से 7 बार एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न जो सर मैंने आपको दिया था, उसके एक्सप्लेन कीजिए। 6 से 7 बार सर सिर्फ यही आता है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न कंडक्ट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एयरमैन फॉर इंटेक 221 एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर स्टार 01-221 ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर डिलेड, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग देयर ईमेल एंड CASB पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। सर ये 6 से 7 बार सर ये अपडेट हमको देते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सर हमारी ज्वाइनिंग होगी, हमें इंतजार कराया जा रहा है सर। इसके भरोसे हम रह गए थे। हमने ऐसे कितने साल बीत गए फिर?
सर ये पूरा 1 साल तक सर सिर्फ यही एक नोटिस आता था। हर महीने की सर तारीख बदल जाती थी, महीना बदल जाता था बस। हर महीने के 29 से 30 और 31 तारीख के बीच में सर ये आ जाता था। सर हमें लास्ट जो अपडेट मिला था वो 31 मई 2022 को मिला था। और उसके से 14 दिन बाद 14 जून 2022 को अग्निपथ आता है और हमारा कैंसिल कर दिया जाता है। तो सर 14 दिन पहले तक हमको इंतजार कराया गया। अगर हमको इंतजार नहीं कराता सर, 1 साल पहले ही बोल देते कि आपकी कैंसिल हो गई, तो सर हम कुछ तो देखते। दोबारा तैयारी कर लेते किसी और चीज की। हम 21 साल के थे जब हम लगे थे, उसके बाद हम 23 क्रॉस कर चुके हैं। तो सर हम कहीं भी नहीं जा सकते सर, कहीं का नहीं छोड़ा गया। हमें इंतजार करा करा के हमें ओवर एज कर दिया गया। अब हम कहाँ से क्या करें सर? जिसका 12th के बाद लग जाता है वो सर कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं कर पाता है कि मेरी नौकरी लगी है, मैं प्रोफेशनल कोर्स में खर्चा क्यों करूँ सर? उसके बाद ना तो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है ना कुछ अब हम कर सकते हैं। 23 ओवर हो चुके हैं हम, बताइए कहाँ से कहाँ जाएँ हम? इतने बार हम मिल चुके हैं राजनाथ सिंह जी से, कोई नहीं सुनता है सर, बस आश्वासन देते हैं। हम 4 बार मिल चुके हैं, 4 बार उन्होंने बोला था कि 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अच्छा, इस बार तो अभी आप परसों राहुल गांधी से भी मिले। हाँ, तो क्या बोला, क्या बात हुई उनसे? सर वो बोले थे कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा शुरू से लेकर अंत तक, लेकिन आप लोग हिम्मत मत छोड़ना। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा। सरकार सुन नहीं रही है तो आपको ही उठाना पड़ेगा बात, संगठित होकर आपको ही उठाना पड़ेगा बात। मैं शुरू से रोड से लेकर संसद तक, हमने बोला था सर संसद में भी आवाज़ उठाइए, तो बोल रहे थे अब तो बजट सेशन आएगा तो उसमें उठाऊँगा बात। मैं सड़क से लेकर संसद तक आपके साथ हूँ, लेकिन वही है ना सर, सरकार की मंशा होगी करने की तो सरकार तभी करेगी सर। नहीं तो अब तक हमारे 2 साल हो चुके हैं, सरकार अब तक अगर करना चाहती तो कर सकती थी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सर मैं हरियाणा से हूँ और मेरे बेटे का सिलेक्शन 2021 में एयरफोर्स में हो चुका था। कितना खुशी का माहौल था, घर पड़ोसियों को भी लड्डू बांटे थे, कढ़ाई भी की थी, घर में हर तरफ से माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार हर तरफ से ही मतलब खुशी का ऐसा माहौल था कि बस गांव वाले भी मतलब कहते थे कि भाई फौजी का बाप बन गया। अब तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था कि भाई ज़िंदगी भर की मेहनत सफल हो गई। और मैंने कितनी मेहनत करके कर्ज लेके जैसे भी करके खेती बाड़ी करके अपने बेटे को इस लायक बना दिया था अपने कमा खा सके और अपने परिवार को संभाल सके। और सरकार ने 2022 में और ये एकदम से निरस्त करके सारे सपनों को पानी फेर दिया सर। अब सोच रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ तो बर्बाद हो गया इसके चक्कर में। अब बेटे को भी मेंटली टॉर्चर किया जाए। पड़ोसी कहते हैं कि मतलब कि तो कहीं नौकरी नहीं लगा और ऐसे ही पागल बना रहा था तू। और आप ऐसे अफवाह फैलाई जाती है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलता। तो अब बताओ, आप सरकार से भी निवेदन कर चुके, अब कहाँ जाएँ? कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। इस चक्कर में कई बच्चों ने ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, इन तक की नौकरियां भी छोड़ दी और कुछ एक ने सुसाइड भी कर ली। काफ़ी बच्चे ने तो सुसाइड कर ली। तो उन माता पिता पे क्या बीतती होगी। हम सरकार से कोई गद्दी नहीं मांग रहे उसकी सर, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इनमें देश सेवा करनी है, इनको देश सेवा का मौका दिया जाए। इनको कोई पॉलिटिक्स किसी पार्टी से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। मोदी जी को इतनी ही निष्ठा से ईमानदारी से हमने वोट किया था और उनका पूरा समर्थन किया था। हमें नहीं पता था कि उसका फल ये मिलेगा। इतिहास में ये पहली बार हुआ है सर कि कोई किसी ने भी सेंटर की भर्ती इस तरह से कैंसिल की है, जो इंतज़ार पूरी करने के बाद इंतज़ार करवाया 2 साल तक और उसके बाद में 1 मिनट में इनके मनसूबों पर पानी फेर दिया। क्या कसूर था इनका सर? इसी देश के मोदी जी के ही प्रजा है, ये भी उन्हीं के ही बच्चे हैं। कहाँ जाएंगे अब? इनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। ये कोई बाहर देश से बॉर्डर पार करके नहीं आए, इसी देश के युवा हैं। अभी तक इनको बॉर्डर पे होना चाहिए था और वहाँ पे इनको देश की सेवा करते ही सिर्फ एक गोली मांग रहे शहीद होने के लिए, ना कि कोई गद्दी मांग रहे किसी नेता से। कितनी मेहनत लगती है। एक माँ बाप इनका सपना पूरा करने में अपना सब कुछ लुटा देता है कि उसका सीना गर्व से चौड़ा होगा, उसका बेटा शहीद हुआ है बॉर्डर पे। कितना सम्मान मिलता है। और इन्होंने एक पल भर में उसके साथ जुड़े, उसके भाई के ख्वाहिश, उसकी बहन का भाई अच्छे से ब्याह हो जाएगा, लेकिन इन्होंने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। अब कहाँ जाए, क्या करे? सरकार से मैं तो यही निवेदन करूँगा आगे इन बच्चों को न्याय दे और इनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करें। देखिए, आंसू कैमरे के लिए तो कभी नहीं बने हैं, ना वो कैमरे पे कभी आने चाहिए, पर इस बात को हमें सच्चाई मान लेना चाहिए कि एक पत्रकार के नज़रिए में हमें रोज़ाना लोगों के आंसू देखने को मिलते हैं, लेकिन एक पिता का भावुक हो जाना सामान्य बात है और वो अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाकर अपने बेटे को आगे पहुंचाता है। सरकार की एक गलती, एक फैसला उस पूरे सपने को धराशायी कर देता है। अब समझ में नहीं आ रहा सर, अब कैसे तो लड़की की शादी होगी और कैसे परिवार चलेगा? सरकार ने तो सारा बेड़ा कर दिया।
अगर ये कोई सरकार का कोई नुमाइंदा देख रहा है और उनका अगर दिल पत्थर का नहीं हुआ है तो शायद वो समझें और आगे शायद कुछ कर पाएँ। खैर, आपका क्या नाम हुआ? ये साथी जो हैं तमिलनाडु से आए हैं। तमिलनाडु से पहले आप चंपारण गए, फिर दिल्ली आए। हाँ, दिल्ली। हाँ जी, बताइए आपने, अगर आप तमिल में कंफर्टेबल हैं तो उसमें बताइए अपनी बात। जी, क्या नाम हुआ आपका? वेंगे नायकन। हाँ, किसकी तैयारी कर रहे थे आप? 2021 ஜனவரி மாதம் ஃபிசிக்கல் மெடிக்கல் நான் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் கோவிட்-19 பேண்டமிக்கால் வந்துட்டு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஏப்ரல்லேருந்து மேக்கு போஸ்ட்பாண்ட் ஆச்சு. மேலேருந்து ஜூன், ஜூன்லேருந்து ஜூலை, இப்படி போஸ்ட்பாண்ட் ஆகிட்டே இருந்தது. கடைசியாக வந்து 2022 ஜூன் மாதம் டோட்டலாக எல்லா பெண்டிங் ரெக்ரூட்மெண்ட்டையுமே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து. திருப்பி எங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுக்கல. நான் என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த் 1997. நான் அட்டன் பண்ண அந்த செலெக்ஷன் தான் கடைசி செலெக்ஷன். தட் வாஸ் மை லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். बट गवर्नमेंट कैंसल्ड. व्हाट कैन आई डू सर? मतलब जो मैं समझ पाया हूँ बात को, वो ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि महीने पे महीने पोस्टपोन होता गया और उनका वो आखिरी अटेम्प्ट था, अब वो शायद आगे अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सर ठीक, ओके जी। आपका क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नीरज। कहाँ से हैं? मैं सर आसाम से आया हूँ। सर जब हमारा भर्ती रद्द जब किया गया था उस टाइम कोरोना चल रहा था, तो सर उसी टाइम हर जगह देश के हर जगह सर नेताओं ने कोविड महामारी के समय सर उस टाइम अपनी जो चुनावी रैलियाँ करते थे सर, उन्होंने अपनी पूरी करी थी सर, और हमारी पोस्टपोन करते गए। ये कह के कि आपकी कोविड-19 के तहत आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है स्थगित की जा रही है और इसके कारण आपको 2 साल तक सर कोविड-19 के बहाना देकर हमें पोस्टपोन कराया गया और स्थगित किया गया। और आगे भी बोले थे कि हम लोग रक्षा मंत्रालय के पास गए थे और बोले, उन्होंने आश्वासन दिया रक्षा मंत्री जी ने कि आपकी इस प्रक्रिया को हम चालू करेंगे और आगे इसकी कार्रवाई करेंगे। पर अभी तक किसी ने भी हमारी ये बात, सरकार ने भी हमारी ये सुनवाई नहीं की सर। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? 2019 की तो भर्ती है, उससे पहले कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? सर मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ। फ़िलहाल 5 से 6 साल तैयारी किया था सर, और घर वालों ने सर कर्जा लेकर मुझे एकेडमी में पढ़ाने के लिए भेजा था। और सर आज बहुत दुख है सर, घर वाले ने मुझे कर्जा देकर आज कर्जा भी पूरा नहीं चुका पाए हैं सर। कितने का कर्जा हो गया था? सर लगभग 1 लाख कर्जा में है सर अभी। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में आपको 1 लाख बहुत बड़ा कीमत नहीं नज़र आती होगी, लेकिन ग्रामीण परिवार के लिए 1 लाख बहुत बड़ी कीमत है। बहुत जतन से जोड़ी जाती है, बहुत जतन से वापस की जाती है, लेकिन उसका नतीजा सरकार ये कहे कि अब आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो उस परिवार पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा, वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्या नाम हुआ? कन्हैया लाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर मैं मथुरा यूपी आगरा यारों से। मैं आर्मी की मैंने सपना देखा था शुरू से ही कि मैं आर्मी में जाऊंगा। ठीक है। और उस सपने के लिए मैंने कम से कम 8 से 10 साल तक मेहनत की। मैंने बहुत छोटा था मैं तभी रेस स्टार्ट कर दी उसके लिए। लेकिन जब 2019 में भर्ती, मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने आर्मी के लिए और 2020 में भर्ती होने वाली थी, लेकिन कोरोना आ गया तो उसमें हमारा डिले कर दिया कि आप आगे होगी। मैंने 28 फरवरी 2021 को आगरा यारों में रनिंग में मैं क्लियर की। 400-500 बच्चे दौड़ते हैं, उसमें से केवल 20-25 बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, और फिर उन 20-25 बच्चों का मेडिकल होता है, उसमें से केवल 8 और से 10 के बीच में मेडिकल पास हो जाते हैं। मैं उन सभी में से हूँ कि जो 400-500 बच्चे निकल के आया था। और मेरा एग्ज़ाम 25 अप्रैल को था 2021 के मेडिकल फिट होने के बाद। लेकिन सरकार ने क्या हुआ कि कोरोना का दोबारा से फिर से झांसा देकर और एग्ज़ाम को डिले कर दिया कि बाद में होगा। फिर हमको दोबारा आगरा यारों बुलाया जाता है और दूसरा एडमिट कार्ड दिया जाता है। फिर हमको दूसरा एडमिट कार्ड जारी भी कर दिया जाता है, और फिर 25 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम बना था। फिर उससे जस्ट एक दिन पहले फिर बोल दिया जाता है कि कोरोना का झांसा देकर कि आपका एग्ज़ाम पीछे बाद में होगा। 24 जुलाई को ही बताया कि अब बाद में होगा एग्ज़ाम। हाँ, नहीं, जैसे हमारा एग्ज़ाम था 25 जुलाई को, जो हमें दूसरे एडमिट कार्ड मिले थे, तो फिर उससे एक दिन पहले ही बताया था। बहुत से बच्चे तो ये सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच गए थे, उससे एक दिन पहले बताया गया कि आपका एग्ज़ाम डिले कर दिया जाता है। अच्छा, और पोस्टपोन कर दिया? हाँ, पोस्टपोन कर दिया। पर ऐसे ही करके कम से कम 10-15 बार सभी ARO का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया। उसके हम पे सभी नोटिफिकेशन है सभी ARO के अलग अलग, और
फिर क्या हुआ कि लास्ट में क्या होता है कि हमको मतलब ऐसे ही डिले में रखा जाता है, लेकिन लास्ट में आके ये अग्निवीर योजना लाते हैं और जो पुराने हमने सब कुछ क्लियर कर चुके थे, उसके आते ही हमारी पुरानी भर्तियाँ सभी कैंसिल कर दी जाती हैं। हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं, सर हमारी क्या गलती थी, क्या कसूर था हमारा, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो सर हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। और हम कम से कम 1 महीने से दिल्ली में इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं, कि कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मानने को राजी नहीं है। पता नहीं सर हमने कौन सा ये आर्मी का सपना देख के कौन सा कसूर कर दिया, कौन सा धोखा कर दिया किसी के साथ, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या क्या अपराध है इन सभी छात्रों का कि जो इनके साथ इतनी बर्बरता की जा रही है? ये मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल क्रुएलिटी सबको दिखाई देती है, कोई किसी को मारे, किसी की हत्या कर दे, चोरी कर दे, वो क्रुएलिटी सबको दिखाई देती है, लेकिन जो सरकार सिस्टम यूथ के साथ मेंटल क्रुएलिटी कर रहा है वो कोई एड्रेस करने को राज़ी नहीं है। तमाम तरीके की खबरें आपको टीवी पे चलती हुई दिखाई देंगी, तमाम तरीके की हेडलाइंस दिखाई देंगी। क्या एक हेडलाइन आपको कहीं भी दिखाई दी कि इन छात्रों की जो मांग है उसको क्यों नहीं सुन रही है सरकार? हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल भी हैं। सर, जो आप ये देख रहे हैं यूथ के साथ जो हो रहा है, आपने लंबा समय आर्मी में बिताया है, क्या अब ये जो यूथ की जब वेस्टेज है उसको कैसे देखते हैं आप? बेटे, ये मैं तो सीधा इसको ये जोड़ के देखता हूँ कि आज की जो सरकार है वर्तमान, उसको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आर्मर्ड फोर्सेस के बगैर देश की सुरक्षा कैसे होगी? और ये आर्मर्ड फोर्सेस को बर्बाद कर रहे हैं। ये इन बच्चों को 1.5 लाख बच्चों को नौकरी ना देने का मतलब ये नहीं है कि केवल यही बच्चे इससे प्रभावित हैं। आज जो सेना में तैनात हैं वो भी प्रभावित हैं। वो भी आखिर ये किसके बच्चे हैं? वहाँ से काफ़ी लोग रिटायर होने वाले हैं, उन्हीं के बच्चे हैं ये। कोई उनका भाई है, कोई उनका रिश्तेदार है, उनके ऊपर भी ये असर पड़ रहा है कि ये हमारी सीमाओं की रक्षा को कितना कमज़ोरी से देख रहे हैं, ये मतलब कितने गलत नज़र से देख रहे हैं। ये सलूक जो आज ये वर्तमान हमारी सरकार, जिसको हम अपनी सरकार कहते हैं, ये तो अंग्रेज़ों की सरकार ने भी नहीं किया। वहाँ भी इंसाफ था, आज इंसाफ क्यों नहीं है? ये बहुत दुख होता है। अब ये बच्चे, आपने जैसे कि सभी बच्चों ने बताया है, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा था, कोई 2 साल से कर रहा था, कोई 3 साल से। देखिए बेटे, बाकी सिविल का सिलेक्शन पढ़ाई लिखाई कर दिया, इंटरव्यू दे दिया, टेस्ट दे दिया, वो पास हो गया और वो सेलेक्ट हो जाता है। आर्मर्ड फोर्सेज का ऐसे नहीं है। आर्मर्ड फोर्सेज में बहुत कुछ टेस्ट भी देना है, फिजिकल भी उसको फिट होना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसके अंदर वो जज्बा भी होना चाहिए कि वो दुश्मन की गोली के सामने, देखिए हर आदमी आर्मर्ड फोर्सेज को चॉइस नहीं करता अपनी, वो वही करेगा जिसके अंदर जिगर है, जिसके अंदर जिगर है कि मैं अपने देश की रक्षा उस गोली के डर से नहीं लगूंगा, मैं उस गोली का अपने सीने में तान लेने की तैयार हूं, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। वो जज्बा होते हुए उन बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है। अच्छा, आप बताइए, अभी इनको अग्निवीर का बोला, अग्निवीर का क्या लेना देना इससे? अग्निवीर स्कीम बाद में आई है भाई। जो कल भूख थी तो कल रोटी खा ली ना हमने, आज जो भूख लगेगी, आज क्या बनाया खाने में वो आज खाएंगे। अगर आप बोलेगा कि कल वाला जो खाना था उसको बदल दो आज वाले खाने में, तो वो कैसे होगा? आज जो खाना पका है वो आज खाएंगे, कल जो भूख थी वो कल जो बना था वो खाया था। तो इनकी कल जो भर्ती हो चुकी है, सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। बेटे, इन लड़कों के साथ इतनी मेंटल टेंशन, जो मैं आप यकीन देखिए, जैसे इस बच्चे ने बताया, ये 1 लाख बताया, ये बहुत कम है, चलो इसका काम चल गया। कई लाख रुपए कर्जा लेकर के माँ बाप ने पढ़ाया, जमीनें बेच के पढ़ाते हैं। क्योंकि हर जगह ये हर बच्चा, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई किसी के पास थोड़ा बहुत घर का साधन होगा, किसी के पास बिल्कुल नहीं था, लेकिन माँ बाप एक उम्मीद लेते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आज मैं बच्चे के ऊपर थोड़ा सा खर्च कर दूंगा, 1 साल 2 साल की बात है, नौकरी लग जाएगा, उसके बाद हमारा सारा पूरा आ जाएगा, सब कर्जा भी उतार देंगे। और उनके वो जब सपने टूटते हैं ना बेटे, उस वक्त क्या गुजरती है ये वो माँ बाप ही जानते हैं या वो बच्चा। कितने बच्चे जो नहीं बर्दाश्त कर सके हैं और वो अपने आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए हैं, क्या उसका जवाब देगी सरकार? ये कितनी शर्म की बात। किसी माँ बाप का एक ही बेटा है और वो उसको नहीं सिलेक्शन हुआ है, ओवरेज हो गया है, अब उसको लगा कि मेरी उम्मीदें टूट गई हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, और वो हिम्मत हार गया। आज बताइए उस परिवार का क्या होगा? क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी? अच्छा, फिर ये क्या मांग रहे हैं बेटे? ये कोई आसमान से सितारे नहीं मांग रहे हैं कि वहाँ से तोड़ के सितारे दीजिए। ये देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो मेहनत की है उसी का तो मांग रहे हैं, जिसकी के ये टेस्ट दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। फिर क्या दिक्कत आ रही है इनको? अग्निवीर से इनको जोड़ना, मैं कहता हूँ सरकार के लिए शर्मनाक है। ये गैर जिम्मेदारी का कदम है और सरकारों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि डिफेंस की, यानी देश की जो रक्षा है, सुरक्षा जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। बेटे, हमें मालूम है, मैं उस भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ, मुझे मालूम है वहाँ पर क्या क्या पीड़ा आती है, कैसे कैसे आती है। लेकिन वो जवान देखिए, सामने दुश्मन की गोली है और यहाँ हमारा सीना है,
इसके बीच में फ्यू मीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन वहाँ डगमगाता नहीं है कोई, क्योंकि उसको एक ही मकसद है अपना ना परिवार को। अगर वो वहाँ बीवी बच्चे को याद करेगा, अरे मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको मालूम है मेरा देश मेरे भरोसे पर बैठा पीछे, बिल्कुल चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ उनकी रक्षा करने के लिए। और आज उस सुरक्षा बलों के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं, बेटे ये बहुत दुखद है। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक निवेदन क्या करना, अपील क्या करना, ये तो इनका अधिकार है, कोई भीख थोड़े मांग रहे। मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहूँगा, मेहरबानी करके इन बच्चों का मेंटल टॉर्चर मत करिए, इनको दीजिए इनका अधिकार, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं जो कि संवैधानिक अधिकार है बेटे। और आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है, यानी आज ये अगर अपने अधिकार मांगने के लिए वहाँ अनशन करने बैठे, वहाँ भी इजाज़त नहीं मिल रही है। बिल्कुल 3 घंटे की इजाज़त दे रहे हैं, 1 दिन की दे रहे हैं। ये बच्चे बताइए कितने दिन से, ये 24 अक्टूबर से चल के 33-34 दिन तो इनको चलने में लगा रास्ते में। आने के बाद 3 दिन की इनको इजाज़त थी, वो भी 3-3 घंटे की। हम खुद उसमें शामिल हुए हैं, इन बच्चों, हमें दुख हो रहा है। देखिए इस वक्त इस उम्र में हमें क्या चिंता है बेटे, हम पता नहीं 2 साल में 3 साल में चले जाएंगे, लेकिन हम अपने पीछे क्या सिस्टम छोड़ के जा रहे हैं, ये हमें खाए जा रहा है। इन बच्चों की कौन सुनेगा, कौन करेगा? अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा बताइए? ये बच्चे भी तो कल को कहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा सरकार क्या कर रही है? तो ये सरकार तो एक मतलब अपनी इतनी गैर जिम्मेदारी से करेगी बेटे, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले बहुत जिम्मेवार थे, लेकिन वर्तमान जो माहौल है वो हदें पार कर गया है। रक्षा मंत्री ने खुद इनसे मीटिंग की है, उनके साथ मीटिंग, उनके फोटो भी है इनके पास में, उन्होंने लेटर दिया है कि सरकार के लेटर भी झूठे हो गए। वो कह रहे हैं हम आपको ये एक बार कोविड का क्लियर हो जाने दो, हम आपको भेजेंगे। उसके बाद वो क्लियर भी हो गया, सब कुछ हो गया। सर जैसे ये भी कहा गया कि ये जो भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हुई वो ठीक अग्निवीर के आने से पहले हुई। ठीक है, अग्निवीर आता है और ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि इस अग्निवीर की प्रक्रिया तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, कारगिल युद्ध के समय से ये प्रक्रिया चल रही थी, हम तो रेकमेंड कर रहे थे। आर्मी के बारे में कहा जा रहा है आर्मी रेकमेंड कर रही थी, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? बेटे अब मेरे ख्याल से आपसे छिपा नहीं होगा, भूतपूर्व सेना अध्यक्ष ने अभी 2-3 दिन पहले उनके बयान आए हैं, उन्होंने एक किताब भी छापी है, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि जिस वक्त सरकार ये स्कीम नहीं वो तो एयरफोर्स के थे। हमारे मनोज मुकुंद नरवणे सर, अब जो पिछले चीफ थे, वो किताब छापी, उन्होंने बहुत कुछ खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि जब हमारे को ये खबर मिली तो हम भौचक्के रह गए, हम मतलब वी वर शॉक्ड, दैट इज व्हाट ही हैड सेड। हाँ ये ज़रूर है कि अगर नरवणे साहब सेना में रहते हुए इसका विरोध कर देते तो कितने युवाओं का भविष्य आज बच जाता बेटे। मैं आज भी ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्कीम खराब है या गलत है, लेकिन एक पूर्व सेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये स्कीम हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। बट हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है बेटे। लेकिन आप देखिएगा अगर ये पहले से प्रक्रिया थी तो किससे मंजूरी ली उन्होंने? किसी ने अप्रूव तो नहीं किया है, सेना अध्यक्ष ने अप्रूव नहीं किया है, केवल क्योंकि जो यूनिफॉर्म की जो ड्यूटी होती है ना बेटे, ये ड्यूटी बहुत अलग किस्म की होती है। हम सरकार के हुक्म का पालन करने के लिए मजबूर हैं, वो गलत भी है तो भी। अब देखिए अंतरात्मा किसी की कुछ अलग कहती है, वो एक अलग बात है, वरना सेनाओं में विरोध नहीं होता है। तो सरकार जो कह रही है उसको ईश्वर का आदेश मान करके आगे चलते हैं, और यही मजबूरियाँ उनके सामने रही हैं, सेना अध्यक्ष के सामने। तो अपने डिसिप्लिन के आगे वो कुछ बोल नहीं पाए, डिसिप्लिन के आगे वो बोल नहीं पाए। यही चीज़ अगर किसी दूसरे देश में होती तो इसका तुरंत विरोध हो जाता, तुरंत आगजनी हो जाती, क्या क्या हो जाता। और पाकिस्तान जैसे देश में तो आप देख लीजिए क्या क्या तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अनुशासन है, हमारे यहाँ सेना कभी सरकार के खिलाफ जाती नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब गलत इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये सरकारों को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, इन बच्चों के अंदर भी दिल है, ज़मीर है इनका, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, इनकी आत्मा क्या कर रही है। माँ बाप की तरफ देख देख करके इनके भी आंसू निकल रहे हैं कि माँ बाप ने कैसे कैसे इनको पढ़ाया है, वहाँ तक पहुँचाया बेटे, और आज ये माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि उस करने के लायक सरकार ने छोड़ा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बेटे ये बहुत एक तकलीफ़ के साथ, दुख के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, मेहरबानी करके ये बच्चे जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं, इनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, तुरंत इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। वरना ये देखिए ये तो फिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर सरकार है किसकी, किसके लिए काम करेगी? तो क्या देश में जो युवाओं की नहीं है सरकार तो है किसकी? जब बहुत बड़ा सवाल, देश में शोर मच रहा है कि ये सरकार केवल उद्योग घरानों की है, लग तो ये रहा है बेटा, हर जगह से शोर हो रहा है। अगर ये बच्चों की सरकार है, 140 करोड़ लोगों की, आम इंसान की सरकार, और ये सेना में कौन जा रहे बेटे? ये गरीब मजदूर, जवान और किसानों के परिवार के बच्चे हैं। कोई बड़े परिवार का नहीं मिलेगा आपको, उद्योग घराने का इसमें नहीं मिलेगा, ये आपके ब्यूरोक्रेट्स के नहीं मिलेंगे।
तो आम बच्चों के साथ ये खिलवाड़ क्यों की जा रही है? आखिर क्या है मंशा सरकार की? कौन आएगा देश की रक्षा करने के लिए? जब युवाओं के साथ, हमारे इन मध्यम वर्ग के युवाओं के साथ ऐसा किया जाएगा तो कौन जाएगा बेटे सेना में? और कल को सेना में नहीं जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? क्या सरकारों को चिंता है, या ये तो अपने विमान लेकर के भाग जाएंगे यहाँ से? देश पीछे कैसे, किसके भरोसे पर छोड़ेंगे? तो मैं ये निवेदन और चेतावनी के साथ ये सरकार को कहना चाह रहा हूँ, मेहरबानी करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। खिलवाड़ करने का सरकार का अधिकार नहीं। आपको प्रशासन के लिए अगर बिठाया गया है, आप प्रशासन को एफिशिएंटली चलाइए, देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। सेनाओं के साथ आर्मड फोर्सेस को कमजोर कर दिया तो क्या बचेगा बेटे? देश के आज उद्योग धंधे जो भी चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो सारा बहुत गलत हो जाएगा बेटे। तो मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ, मेहरबानी करके रक्षा मंत्री महोदय, क्योंकि आप कमिटमेंट कर चुके हैं, कई बार लिखित में दिया उन्होंने, उसका मान रखिए। क्योंकि किसी मंत्री का या प्रधानमंत्री का लिखा हुआ अगर झूठा हो जाए तो इससे ज़्यादा दुख और शर्मनाक की कोई बात हो नहीं सकती। बिल्कुल, जिसके शब्दों में वजन नहीं है वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, उसकी 4 लाइनें ये हैं कि अगर आपके घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या आप दूसरे कमरे में सो सकते हैं? यदि आपके घर के दूसरे कमरे में लाशें सड़ रही हों तो आप अपने कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं? यदि हाँ तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। देश का युवा अपने रोज़गार और देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री आवास में चैन की नींद सो रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात अगर कोई हो सकती है तो बताइएगा ज़रूर। बहते हुए आंसू, टूटती हुई उम्मीदें, वो सारी बात कह जाती हैं जो कि शब्द नहीं कह सकते हैं। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।